जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी मेहनत कर रहे हो और इस मेहनत को ऐसे ही रखो जैसे अभी आप कर रहे हो। अपने सपनों को पूरा करना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। और सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। बच्चों उठो, अगर अभी तक नहीं उठो तो उठ जाओ, जागो और दौड़ लगाने लग जाओ और तब तक दौड़ो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। बच्चों मेहनत करो, मेहनत के आगे किस्मत भी घुटने टेक देती है कि मेहनत के आगे किस्मत की औकात नहीं कि वो आपको सफल होने से और रोक सके। बच्चों मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि मेरे शेर और शेरनी मेहनत करने में लग रहे हैं। आज हम इस सीरीज के अंदर मेरी क्लास 4 है और इस क्लास 4 के अंदर मैं आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूं जो जिंदगी भर, जो हमेशा हर एग्जाम में आपका साथ देंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठो, सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। शुरुआत करते हैं इस क्लास की। आइए, पिछली क्लासेस के अंदर अगर आपने मेरी सभी क्लासेस देखी हैं तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर डिटरमिनर, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आती है, ये पढ़ाया था। और थर्ड क्लास में, जो मेरी थर्ड क्लास थी, उसके अंदर पढ़ाया था कि जिरेंड क्या होता है। जिरेंड एक वह आईएनजी वाली वर्ब होती है जो या तो सब्जेक्ट का काम करती है या ऑब्जेक्ट का काम करती है। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था नाउन, सफिक्स। नाउन को ढूंढने का बच्चों ये शानदार तरीका है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं कि किसी शब्द के अंत में कुछ सफिक्स हो, जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो अगर दिख जाए तो हम उसे नाउन कहते हैं। आज की क्लास के अंदर, आज हमारी जो क्लास है बहुत स्पेशल है बच्चों। यहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्ब, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इन 4 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे आज। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास के एंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, शायद आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया होगा। कुछ बच्चों के कमेंट भी मेरे पास आए थे, कुछ बच्चों ने वीडियो के यूट्यूब पे कमेंट किए थे और कुछ बच्चों ने मुझे फेसबुक पे भी मैसेज किया था कि सर इसका आंसर क्या है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका आंसर ये है कि ये जो घोस्ट्स है ये गलत है। यहां पे घोस्ट्स नहीं, केवल क्या होना चाहिए, घोस्ट। यानी यहां से हम क्या हटा देंगे, एस। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस समय। किसका काम कर रहा है बच्चों, एडजेक्टिव का। और ये जो स्टोरीज है ये एक नाउन है। क्या है ये, नाउन। और आपको पता है बच्चों नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। और कभी भी एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनाया जाता ना बच्चों। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने सही जवाब दिए थे, मैं उनका थैंक यू बोलता हूं बच्चों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुझे यकीन है मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको पूरा समझ में आएगा। आज तक आपने ऐसी इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ी होगी किसी से भी। ये मैं आपको पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी और कॉन्सेप्चुअल बेस पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेप्ट से रटवाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। इंग्लिश आज तक समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आज के बाद आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। बच्चों आज का जो पॉइंट है हमारे पास, वर्ब, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मिटाते हैं यहां से। और जो पिछली क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने आज बताया कि क्या पढ़ा रहा हूं, मैं उसको भी मिटा रहा हूं ताकि हमारे पास बोर्ड मिल जाए मुझे पूरा व्हाइट बोर्ड लिखने के लिए। क्योंकि आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ने वाले हैं जो आगे जाकर सारी इंग्लिश, जितने भी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ोगे हर जगह काम आएगा। इस सेंटेंस में आपको मैंने एरर समझा दी है। आगे भी कुछ ऐसे ही सेंटेंस हम पढ़ेंगे और उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एरर किधर है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चे, आज हमारा टॉपिक क्या है, वर्ब। क्या है बच्चों, वर्ब। तो यहां पे मैं लिखा सर वर्ब लिख दिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया। और वर्ब क्या होती है, सबसे पहले इसको समझा देता हूं कि व्हाट इज अ वर्ब, क्या काम करती है वर्ब। सेंटेंस में आए तो उसका फंक्शन क्या होता है,
हमारी जो सीरीज है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं इसके अंदर, और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है, यही हम पढ़ रहे हैं। वर्ब क्या काम करती है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, वर्ब हमेशा दो काम करती है। एक बताएगी, पहला काम है एक्शन और दूसरा काम है स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब समझाता हूं। यहां पे स्टेट का मतलब बच्चों राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, पर यहां पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं, यहां पर स्टेट का मतलब है अवस्था। क्या है? अवस्था। शानदार बच्चों, बोलते रहो। मैं जैसे ही कुछ आपसे पूछूं आप तुरंत उसका जवाब दो। अगर आपको मालूम है, नहीं है तो मैं तुरंत बता दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कौन सी चीज आपको आती है और कौन सी नहीं आती। अब बस ध्यान से क्लास को देखते रहें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहें। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब कोई भी कार्य। हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे मैं इसमें पढ़ाने का काम कर रहा हूं, जिसको बोलेंगे हम क्या? टीच। टीच का मतलब क्या होता है बच्चों? पढ़ाना। और आप मुझे इस समय देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। तो वॉच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पढ़ाना, इसका मतलब देखना। और मैं इस समय बोर्ड पर क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं। तो लिखना एक एक्शन है। तो यहां पे टीच पढ़ाना, वॉच देखना, और राइट लिखना एक एक्शन होता है। स्टेट का मतलब अवस्था। जब हमें किसी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की, किसी भी जानवर की अवस्था बतानी हो कि वो किस अवस्था में है, जैसे राम बीमार है, तो यहां पर राम की अवस्था बता। राम कोई एक्शन नहीं कर रहा, ना ही उससे कुछ एक्शन करवाया जा रहा है, वो बीमार है, कैसे एक्शन कर लेगा? खाट में है तो कैसे एक्शन करेगा? तो राम बीमार है, इस वाक्य के अंदर जो वर्ब आएगी वो हमें क्या बताएगी बच्चों? स्टेट बताएगी। नाउ एक्शन और स्टेट यानी क्रिया के ये दो काम होते हैं। क्रिया को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बच्चों? टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर लिखेंगे मेन वर्ब और इधर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। नाउ आप सभी बच्चे मेरे साथ मुझे बताते जाओ, मेरे साथ बोलते जाओ कि इंग्लिश में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आप सभी बच्चे लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, बी एंड बीन एंड बीइंग। बच्चों ये सभी क्या होती हैं? ये सभी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इधर जो मैंने लिखा है टीच, वॉच और राइट, ये सब क्या होती हैं? मेन वर्ब होती हैं। ना मेन वर्ब को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, कभी नहीं भूलोगे। तरीका यह है कि जब भी किसी शब्द को पहचान कर आपको पहचानना हो कि वो वर्ब है या वो वर्ब नहीं है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि उस शब्द का हिंदी अर्थ निकाल लो। अगर हिंदी अर्थ के अंत में ना आए, क्या आए? ना, ये वाला ना। अगर हिंदी के अर्थ के एंड में आपको ना दिखाई दे जाए या ना आता है, तो वह एक मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है बच्चों? मुख्य क्रिया। क्या आए? ना आए। जैसे पढ़ाना, ये मुख्य क्रिया हुई। देखना, ये भी मुख्य क्रिया हुई बच्चों। और लिखना, ये भी मुख्य क्रिया हुई ना। ये सभी हेल्पिंग वर्ब और मैंने इधर मुख्य क्रिया लिखी हैं। वैसे ये सिर्फ इतनी ही मुख्य क्रिया नहीं होती, और भी बहुत सारी मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे ईट खाना, वॉक चलना, और रन दौड़ना, स्पीक बोलना। तो मैंने जितनी भी अभी मुख्य क्रियाएं आपके सामने बोली हैं, इन सभी के हिंदी के अर्थ में क्या आ रहा है? वेरी गुड, ना आ रहा है। तो जब भी किसी शब्द का पहचानना हो कि वो मुख्य क्रिया है या नहीं है, तो उसके हिंदी के अर्थ में क्या? ना आएगा। अब मैं आपका सामने एक सेंटेंस लिखता हूं और समझाता हूं कि वहां पर जो वर्ब आई है वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर वो
मेन वर्ब है। देखिए जरा एग्जांपल, मैंने लिखा द बॉय वॉज राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस हमारे सामने है, द बॉय वॉज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस के अंदर आपको एक हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, यहां पर ये रही हेल्पिंग वर्ब वॉज, और इसके बाद में राइटिंग नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और ये मुख्य क्रिया ना। एक चीज और बताओ बच्चों, वर्ब से पहले क्या आता है? वर्ब से पहले क्या आएगा? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। सर आप ऑलरेडी हमको पढ़ा चुके हैं कि वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और बच्चों वर्ब के बाद क्या आएगा? बोलो सभी, ऑब्जेक्ट ना। यहां पर ये वर्ब है मेरे पास, इस वर्ब के बाद सब्जेक्ट, इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, और इस वर्ब के बाद ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। आज मैं आपको ऑब्जेक्ट भी पढ़ाने वाला हूं, अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज क्लास हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं आपको सारी चीजें आज वर्ब, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए बच्चों आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है पूरी जिंदगी के लिए और पूरी इंग्लिश ग्रामर के लिए। आज की क्लास भौकाल मचा देगी, इतनी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखते रहो, और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो और मुझसे पूछो ना। यहां पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया ना। आगे बढ़, एक और सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। मैंने लिखा आई हैव ए ब्यूटीफुल कार। मेरे पास एक सुंदर कार है। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। यहां पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है आई, और हैव क्या है? यहां पर वर्ब है। अब वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ मैंने। मुझे बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में डाल दो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो भी, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। चलिए, हैव इस समय क्या काम कर रही है? सर आपने इधर हैव लिखा है यहां पर HAVE, तो सर ये हेल्पिंग वर्ब हुई ना। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेता हूं, चलिए मान लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या इसके बाद में मेन वर्ब आएगी? क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसके बाद में क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? अगर है तो इसके बाद में मेन वर्ब कहां है? मुझे तो डिटरमाइनर दिख रहा है। क्या है बच्चों? डिटरमाइनर। कुछ बच्चे आर्टिकल भी कह रहे होंगे इसको अभी भी। ये डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। ये रही मेरे पास नाउन, और नाउन से पहले क्या होता है? एडजेक्टिव। तो सर अभी तक यहां पर कोई वर्ब ही नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब हुई? फिर अब बच्चों आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। एक ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, और उसको ध्यान रखना। आपको कभी भी वर्ब को पहचानने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। एक ट्रिक सिखाऊंगा और फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। अगर सब्जेक्ट के बाद एक ही वर्ब हो, कितनी? एक। फिर से बोलो, कितनी? एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब। यहां पे देखो, ये है सब्जेक्ट, इसके बाद ये है मेरी वर्ब, तो ये जो वर्ब है ये इस समय एक ही है, एक ही वर्ब है सेंटेंस में इस समय, और कोई वर्ब ही नहीं है मेरे पास। तो इसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। यहां पर ऊपर वाले सेंटेंस में ध्यान से देखिए, कितनी वर्ब है मेरे पास? सब्जेक्ट के बाद एक, दो, तो यहां पे दो वर्ब हैं। तो अगर एक से ज्यादा वर्ब हो, कितनी? एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, कितनी भी वर्ब हो सकती हैं, तो उसमें से जो पहली होगी, दो में से जो पहली होगी, या ये कहो कि जो आखिरी वर्ब होगी, जो अंतिम वर्ब होगी, जो लास्ट वर्ब होगी, वो मुख्य क्रिया होगी, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी बच्चों? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आखिरी वर्ब
मेन वर्ब और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये मेन वर्ब है और उससे पहले वाली ये हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर एक ही वर्ब है, इसलिए इसी को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे इसको। यहां पे जो है ना सर, आपने तो इसको, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमने तो आज तक हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर इनको केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही पढ़ा है। आज आप कह रहे हो कि ये मुख्य क्रिया भी है, तो बता दूं बच्चों, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ, हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब भी हो सकती हैं। क्या हो सकती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं। सेंटेंस पे डिपेंड करेगा सब कुछ कि कैसे लिखा गया है। अगर इनको अकेला लिखा गया है बिना मेन वर्ब के, अगर इनको बिना मेन वर्ब के, इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं होती है, सुन लीजिए फिर से, लिख लो इसको नोटबुक में, लिख, सभी बच्चे लिख लो कि जब हेल्पिंग वर्ब के बाद, इन हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो ये स्वयं मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका, मेन वर्ब का। और अगर इनके बाद में कोई मेन वर्ब आई तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। जैसे यहां पर है, इसके बाद में कोई वर्ब नहीं है तो ये खुद, कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद किसका काम कर रही है इस वक्त, इसको मिटाते हैं और क्या लिखेंगे अब, मेन वर्ब। किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। यहां पर जो वाज है इसके बाद में एक मेन वर्ब लिखी हुई है राइटिंग, तो ये किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर और एक और सेंटेंस लिखकर आपको समझाता हूं। आप तब तक वीडियो को थोड़ा पॉज करें और जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है प्यारे बच्चों उसको लिखो। अब एक सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूं और उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। मैंने लिखा आई वॉज बिजी विद माई फ्रेंड्स। आई वॉज बिजी विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों के साथ व्यस्त था। यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या बच्चों, आई यहां पर एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ब नजर आ रही है। अब ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। अब मैं आपको समझाता हूं। वाज के बाद अगर मेन वर्ब आई, अगर वाज के बाद मेन वर्ब आई तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, और अगर नहीं आई मेन वर्ब तो ये खुद मेन वर्ब का काम करेगी। और ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक ये है, सब्जेक्ट के बाद अगर एक ही वर्ब हो, क्या आपको एक ही वर्ब दिख रही है, क्या दूसरी वर्ब है कोई, सर आगे ये बिजी वर्ब हो सकती है। सर ये बिजी मुख्य क्रिया नहीं हो सकती क्या, चलिए समझाता हूं कि ये मुख्य क्रिया क्यों नहीं है। ये जो बिजी है इसका अर्थ होता है व्यस्त। क्या होता है बच्चों, व्यस्त। मैं व्यस्त था अपने दोस्तों के साथ, इसके हिंदी अर्थ में ना आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो ये मुख्य क्रिया नहीं हुई। जब भी कोई मुख्य क्रिया होती है तो उसके हिंदी अर्थ में क्या आता है, ना आता है। तो यहां पर ये मुख्य क्रिया नहीं है, तो वाज के बाद कोई मुख्य क्रिया नहीं हुई, इसलिए ये जो वाज है अब ये स्वयं मेन वर्ब का काम करेगी। किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लें कि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में मुख्य क्रिया नहीं आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब स्वयं किसका काम कर लेती है, मेन वर्ब का। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा या शायद कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा कि सर मॉडल्स भी तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। बच्चों मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि मॉडल्स भी एक तरह से
हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। मॉडल्स भी किसका काम करते हैं? एक तरह से हेल्पिंग वर्ब का। और इनके बाद में क्या आती है? मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब आती है मॉडल्स के बाद भी। लेकिन ये थोड़े से अलग हैं उन हेल्पिंग वर्ब से जो मैंने अभी यहां पे लिखी थी। कैसे अलग है समझाता हूं। जो मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब लिखी थी इज, एम, आर, वाज वर्ब, वो मेन वर्ब के साथ भी आ सकती हैं और बिना मेन वर्ब के भी आ सकती हैं। लेकिन जो मॉडल हैं, बच्चों ध्यान से सुनना सब, मॉडल बिना मेन वर्ब के कभी नहीं आती। अगर बिना मेन वर्ब के मॉडल आ जाए तो वो उस वाक्य में एरर हो जाएगी। और कई बार बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखे ऐसे जहां पर एरर डिटेक्शन के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में इस प्रकार की एरर दी गई जहां पे मॉडल के साथ कोई मेन वर्ब नहीं थी। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा यहां पर कि आई विल ए कार एंड अ स्कूटर। एक सेंटेंस हमारे पास, यहां पर मैंने विल को अंडरलाइन कर दिया और 4 ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शंस दिए आपको मैंने कि क्या यहां पे विल सही है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था और उसी पैटर्न पर मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे लिखकर सिखा रहा हूं। ऑप्शंस क्या थे या क्या हो सकते हैं, मैंने ऑप्शंस में लिखे यहां पर शैल, विल, कैन, और यहां पर लिखा कुड, और यहां पे लिखा मैंने नो इम्प्रूवमेंट। बच्चों ये 4 ऑप्शन होंगे जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और वहां पे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें हमेशा 4th ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का होगा। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके नीचे रेखा खींची हुई है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही है। हमसे वो यही पूछ रहा है कि यहां पे जो विल आया है क्या वो करेक्ट है या उसमें कोई एरर है। यहां पर मैं एक ऑप्शन चेंज करता हूं और उस ऑप्शन की जगह मैं लिखता हूं यहां पर है। ना बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जो विल है ये एक मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है बच्चों? मेन वर्ब आती है। क्या आपको उसके बाद कोई मेन वर्ब दिख रही है क्या? नहीं सर, मुझे डिटरमाइनर दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहां पर? डिटरमाइनर, जिसको हम आर्टिकल भी कुछ बच्चे कहते हैं ना। विल एक मॉडल है, कोई मेन वर्ब नहीं है उसके बाद, इसका मतलब इसका प्रयोग क्या है? गलत है। मॉडल कभी बिना मेन वर्ब के नहीं आता है, तो हमारा ये आंसर तो नहीं हो सकता, गलती तो है इसके अंदर। अब ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में एक और मॉडल लिखा हुआ है शैल, तो क्या विल को हटा के शैल कर दूं? बात तो वही है, चाहे मैं विल लिखूं शैल लिखूं, आगे कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक और ऑप्शन है हमारे पास कुड, क्या मैं विल के स्थान पर कुड को लिख दूं क्या? नहीं, ये भी मॉडल है, कुड भी मॉडल होता है, इसलिए इसको भी नहीं लिख सकते क्योंकि आगे मुख्य क्रिया नहीं है। क्या मैं आंसर बी मान सकता हूं? सर बिल्कुल मान सकते हो। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस रॉन्ग है, तो आंसर क्या होगा हमारा? यही। यहां पर मैंने हैव लिखा है बच्चों, मुझे बताओ क्या मैं हैव को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं सर, आप कर सकते हो, क्योंकि ये वो हेल्पिंग वर्ब है जिसको मेन वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। मॉडल्स के बाद हमेशा क्या होनी चाहिए? मेन वर्ब होनी चाहिए। आप सभी इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लें। मॉडल्स कितने होते हैं यह भी मैं आपको समझा देता हूं। देयर आर 13 मॉडल्स बच्चों। कितने मॉडल्स होते हैं? 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, used to, ought to, need, not, dare, not। 13 मॉडल्स होते हैं। एक बार गिन के देख लेते हैं कि सब कुछ लिखा गया क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड
13. There are 13 models in English. और मॉडल्स जो होते हैं वो बिना मेन वर्ब के कभी नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान रखना. लेकिन इनके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बी, बीन और बीइंग, इनको हम हेल्पिंग वर्ब, इन सभी को मेन वर्ब और बिना मेन वर्ब कैसे भी लिख सकते हो. बिना मेन वर्ब के लिखे जाएंगे तो स्वयं मेन वर्ब का काम करेंगे ना. बच्चों ये एक वर्ब का फंडा रहा. मैं फिर से एक बार फटाफट आपको बता देता हूं कि जो वर्ब होती है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और वो दो काम कर रही होती है. या तो बताती है किसी एक्शन को या बताती है किसी अवस्था को. जैसे राम बीमार है तो राम इज सिक. यहां पर जो राम है ये हो गया सब्जेक्ट और जो इज है ये हो गई वर्ब. आप ध्यान से देखिए एक ही वर्ब है यहां पर. कितनी वर्ब है? एक ही. यहां पे जो सिक है इसका मतलब है बीमार. इसके हिंदी अर्थ में ना नहीं आ रहा, इसलिए इसको मेन वर्ब नहीं मानेंगे हम. यहां पर वर्ब एक ही है और एक ही है तो वो क्या होगी? वो मेन वर्ब होगी. यहां पर जो राम है उसकी अवस्था बता रहे हैं कि राम किस अवस्था में है, तो ये वर्ब इस समय अवस्था बता रही है. कभी कभी वर्ब हमें एक्शन भी बताती है, जैसे राम इज डांसिंग. राम नाच रहा है, डांस कर रहा है राम. तो यहां पे जो राम है ये क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद इज वर्ब और डांसिंग भी वर्ब. अब मुझे बताओ ये जो वर्ब है इज, ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब. और उसके बाद में डांसिंग मेन वर्ब. यहां पर राम एक एक्शन कर रहा है, नाचने का एक्शन हो रहा है, तो कभी वर्ब हमें एक्शन बताएगी जैसे यहां पर, और कभी वर्ब हमें क्या बताती है? अवस्था बताती है. सेंटेंस को लिख लें, ये अवस्था बताने वाला सेंटेंस है और ये कार्य बताने वाला एक्शन है. एक सेंटेंस है, यहां पे एक्शन, यहां पर स्टेट. अब मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि जो वर्ब होती है इस वर्ब के बाद क्या आता है. वर्ब से पहले तो पढ़ा दिया सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद वर्ब पढ़ा दी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या काम करती है. वर्ब के बाद क्या होगा बच्चों? आपको पढ़ने में क्लास में मजा आ रहा है सभी को, मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे होंगे. अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब के बाद क्या आता है. सर सभी बच्चों को मालूम है कि वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट. लेकिन आज मैं इस ऑब्जेक्ट के अलावा एक और चीज पढ़ाऊंगा, और वो क्या है? सबसे ऊपर लिखा है कॉम्प्लीमेंट. सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमें बताएं. बिल्कुल बताऊंगा बच्चों, इसीलिए आज की क्लास हमने ये रखी है कि मैं आज आपको ऑब्जेक्ट बताऊं और कॉम्प्लीमेंट बताऊं. सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, या मैं यहां पे बीच में या लिख देते हैं, या कॉम्प्लीमेंट. ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा. और कभी कभी तो बच्चों ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं. ऐसे सेंटेंस भी करवाऊंगा. ये भी बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बताऊंगा, और कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं आज ये भी आपके सामने खुलासा करूंगा. बच्चों ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लीमेंट भी. लेकिन इन दोनों को समझने के लिए वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए. किसकी नॉलेज? वर्ब की ना. वर्ब के, क्योंकि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है. ऑब्जेक्ट के बारे में बता दूं सबसे पहले कि वर्ब के बाद तो ये आता ही है, प्रीपोजिशन के बाद भी आता है. कहां आता है? वर्ब के बाद तो आएगा ही आएगा, प्रीपोजिशन के बाद भी आएगा. ध्यान रखें ऑब्जेक्ट की दो जगह होती हैं, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद. शाबाश. वर्ब के बाद भी और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है. क्या सर प्रीपोजिशन के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आता है क्या? नहीं आता. प्रीपोजिशन के बाद केवल क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है. क्या आता है? नाउन. तो जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद आएगा उसी को ही हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे. जो नाउन
प्रीपोजिशन के बाद आएगा उसी को ही क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। आज हम इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, वर्ब के बाद कैसे और प्रीपोजिशन के बाद किस तरह से आता है। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, वी सॉ ए टाइगर इन द पार्क। वी सॉ अ टाइगर इन द पार्क, या इस सेंटेंस में समझेंगे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले और कॉम्प्लीमेंट को। सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। आपको इतना पता है कि सब्जेक्ट किससे बनता है, या तो बनेगा किसी नाउन से या बनेगा किसी प्रोनाउन से, या तो बनेगा नाउन से या बनेगा प्रोनाउन से। इस सब्जेक्ट के बाद क्या है बच्चों, वर्ब आई। इस वर्ब का मतलब होता है देखना, ये मुख्य क्रिया है क्योंकि इसके हिंदी अर्थ में क्या आ रहा है, ना। और इस वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया या कॉम्प्लीमेंट आया, इस बात को समझेंगे। यहां पर ए टाइगर लिखा है, आपको इतना पता है कि जो ए है ये डिटरमाइनर है। क्या है बच्चों, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, नाउन। आगे आपको प्रीपोजिशन दिखाई दिया, तो डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन के बीच पिछली क्लास में सिखाया था मैंने कि डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन के बीच एक ही शब्द हो तो उसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और नाउन क्या बनता है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद नाउन आ रही है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन बच्चों कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना ये। अब पता नहीं कि सर ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको मैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन सभी बच्चे लिखना शुरू कर दें कि क्या होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बच्चों, कोई नाउन या प्रोनाउन। लिखना शुरू कर दो, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन जिसका प्रयोग वर्ब के बाद किया जाए। कोई नाउन या प्रोनाउन जिसका प्रयोग वर्ब के बाद किया जाए और उस नाउन या प्रोनाउन पर क्रिया की जाए। उस नाउन या प्रोनाउन पर क्रिया की जाए, अर्थात वो क्रिया से प्रभावित हो। किससे, क्रिया से प्रभावित हो, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे देखो बच्चों, क्रिया क्या है, देखना। तो यहां देखने की क्रिया किस पर हो रही है, टाइगर पर। देखने की क्रिया किस पर, टाइगर पर। तो टाइगर क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट। हमने क्रिया की और वो क्रिया क्या है, देखना। और किसको देख रहे हैं, टाइगर को। तो देखने की क्रिया जिस पर भी होती है, जिस पर क्रिया होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर क्रिया होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान दे, टाइगर पर देखने की क्रिया हुई तो टाइगर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है। वो नाउन भी हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम भी हो सकता है। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम और नाउन का मतलब संज्ञा। संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया के बाद आता है उस पर क्रिया की जाए तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी। आगे आपको एक प्रीपोजिशन दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है सभी को। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, डिटरमाइनर द। और आगे आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है। आप सभी को मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा, फुल स्टॉप। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर, सेकंड क्लास में ही पढ़ा दिया था कि किसी डिटरमाइनर के बाद आगे जाकर फुल स्टॉप दिया हो तो बीच में अगर एक ही शब्द हो, बीच में आने वाला शब्द, डिटरमाइनर और फुल स्टॉप के बीच में आने वाला शब्द नाउन होता है। क्या होता है ये, नाउन। इस नाउन का प्रयोग किसके बाद किया गया, प्रीपोजिशन के बाद। किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन। अगर प्रीपोजिशन के बाद, लिख लो इस बात को भी, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे, नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। वह नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा
उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे, और वह नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आएगा उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया टाइगर, और यहां पर पार्क ऑब्जेक्ट हो गया है, और यहां पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वी, और सॉ क्या है यहां पर, एक वर्ब हुई। इस पूरे सेंटेंस में मैंने आपको अच्छे से एक एक वर्ड के नीचे समझा दिया। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन से बनता है, ये वर्ब हुई, देखने की क्रिया टाइगर पर हुई, टाइगर हुआ ऑब्जेक्ट, नाउन है, ये प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें और आगे की चीज पढ़ेंगे। अभी तो बच्चों ये तो केवल झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये पंकज शर्मा कभी आपके हौसलों को डिगने नहीं देगा। आगे एक और क्वेश्चन लिखता हूं और आपको ये फिर से एक और क्वेश्चन से समझाऊंगा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है या कॉम्प्लीमेंट, और आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, लिख ले अच्छे से। आप सभी ने लिख लिया होगा ना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन ये है, राकेश इज अ लॉयर। राकेश एक लॉयर है। यहां पर जो सब्जेक्ट है बच्चों राकेश है, और उसके बाद वर्ब है इज। अब ये जो वर्ब है इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, जल्दी से बताओ, कमेंट में डालो। यस, मेन वर्ब है सर, क्योंकि यहां पर एक ही वर्ब है, उसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है इसके बाद, इसलिए इज स्वयं मेन वर्ब का काम कर रहा है इस समय। इसके बाद लिखा है बच्चों क्या, डिटरमाइनर, और इस डिटरमाइनर के बाद लिखा है लॉयर, और इस लॉयर के बाद हम लगा देते हैं एक फुल स्टॉप। डिटरमाइनर के बाद जब फुल स्टॉप आता है, क्या आता है, फुल स्टॉप, तो डिटरमाइनर फुल स्टॉप के बीच में आने वाला वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। ये नाउन है सर, यहां पर ये नाउन है, क्या ये ऑब्जेक्ट है या ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वर्ब के बाद दोनों ही आते हैं, ऑब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट भी। बच्चों ऊपर वाला टाइगर वो ऑब्जेक्ट था, मैंने आपको डेफिनेशन भी उसकी लिखवा दी है। अब इसको समझते हैं, क्या कह रहा है सेंटेंस, राकेश एक लॉयर है। राकेश क्या है, लॉयर। तो यहां पे जो लॉयर लिखा है ये कौन है सेंटेंस में, राकेश है। राकेश और लॉयर दोनों एक ही हैं या अलग अलग है, दोनों एक ही हैं या अलग अलग, दोनों सर एक ही है। राकेश ही लॉयर है और लॉयर ही राकेश है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इसे। बच्चों कॉम्प्लीमेंट समझा देता हूं क्या होता है। जब किसी वर्ब के बाद आपको कोई नाउन दिखे, क्या दिखे आपको, नाउन दिखे आपको, और उस नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया गया हो, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे इस बात को नोट डाउन कर लो बच्चों, कि वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन अगर दिया गया है और उसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो वह नाउन प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यहां पे देखिए राकेश और लॉयर दोनों एक ही हैं, अर्थात सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही व्यक्ति हैं। राकेश और लॉयर यहां पे अलग अलग दो आदमी नहीं है, कितने हैं, केवल एक, राकेश ही लॉयर, लॉयर ही राकेश। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे फिर, कॉम्प्लीमेंट वह नाउन प्रोनाउन होता है, लिख लो इसको, कॉम्प्लीमेंट वह नाउन प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो, और कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। एक बार ऊपर वाले सेंटेंस को पढ़ के समझाता हूं फिर से, डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या है। यहां पर टाइगर ऑब्जेक्ट था, यहां पर लॉयर एक कॉम्प्लीमेंट है। टाइगर और वी यानी हम
अलग अलग हैं या एक ही हैं? बिल्कुल सही कहा सर, टाइगर अलग है और हम अलग हैं। तो लेकिन यहां पर राकेश और लॉयर दोनों एक ही हुए। तो जब भी किसी वर्ब के बाद आप नाउन या प्रोनाउन देखो और वह नाउन प्रोनाउन और सब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही स्थान या एक ही जानवर हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कभी एक नहीं होते, अलग अलग। इसलिए यहां पर ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टाइगर अलग है और वी अलग है। आपके लिए एक और सेंटेंस में लिखूंगा, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। सभी बच्चे उस क्वेश्चन में मुझे यह बताओ कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट है या उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट है। सभी बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर होना चाहिए। लिखता हूं आपके लिए सेंटेंस में, द मैन मेड टी फॉर द सोल्जर्स। द मैन मेड टी फॉर द सोल्जर्स। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो कि द मैन क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद मेड क्या है? सर इसका अर्थ है बनाना, तो इसके हिंदी के अर्थ में ना आ रहा है, तो सर ये मेन वर्ब हुई। क्या हुई बच्चों? मेन वर्ब हुई। इस वर्ब के बाद ये क्या लिख रहा है? टी। ना, टी का मतलब चाय। ये एक वस्तु हो गई। किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। वर्ब के बाद नाउन आई है तो क्या ये ऑब्जेक्ट होगी? अभी पता कर लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो बनाने की क्रिया इस पर हो रही है। क्या बना रहा है वो आदमी? द मैन का मतलब वह आदमी क्या बना रहा है? वह आदमी चाय बना रहा है। बनाने की क्रिया किस पे हुई? चाय पर। बात समझ में आई आपको? बनाने की क्रिया जिस पर की जाती है, जिस पर क्रिया हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर बनाने की क्रिया चाय पर हो रही है तो चाय ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एक और बात बता दूं, आप इसको दूसरे तरीके से समझो कि कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के लिए यूज हो और दोनों एक ही हो, अलग अलग नहीं। यहां पे द मैन एक सजीवा और यहां पे जो टी है वो निर्जीव है, यानी दोनों अलग अलग हुए तो ये तो कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। ये क्या हुआ फिर? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों में सबसे अच्छा डिफरेंस ये होता है कि आप हमेशा ये देख लो कि जो वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन दिया गया है वो और सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर दोनों एक ही हैं तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन से भी याद रखो कि ऑब्जेक्ट उस नाउन प्रोनाउन को कहते हैं जिस पर क्रिया की जाती है। यह ऑब्जेक्ट हुआ। आगे बढ़ा हमने और आगे हमने क्या देखा? यहां पर फोर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। हमने आगे डिटरमाइनर भी देखा, और डिटरमाइनर के बाद भी क्या आता है बच्चों? नाउन आता है। तो यहां पर फुल स्टॉप लगा देता हूं, आपको याद आ गया होगा। डिटरमाइनर और फुल स्टॉप के बीच में कितने शब्द हैं? एक ही शब्द है, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। अब ये नाउन सब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है? कमेंट बॉक्स में डालो सभी। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन क्या होती है? ऑब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, शेर नहीं हो, ध्यान रखो कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। शानदार बच्चों, इसी तरह से लगन से पढ़े लगे रहिए, नोटबुक में उतारते जाइए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस बार हमें एग्जाम की, परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देना है, छेद करके आएंगे, फोड़ के आएंगे एग्जाम को। इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि कभी दोबारा लाइफ में इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लो बस, दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी आपको इंग्लिश।
ध्यान से देखें, इसको लिख लो और मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, समझेंगे कि वहां पर वर्ब के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। सेंटेंस ये है मेरे पास, क्वेश्चन ये है, सपना सीम्स हैप्पी। सपना सीम्स हैप्पी। सपना लगती है खुश। यहां पे फुल स्टॉप लगा देता हूं। सीम्स का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। क्या होता है बच्चों? लगना या प्रतीत होना। सीम एक वर्ब होती है बच्चों, ध्यान रखो, सीम एक वर्ब है। यहां पे सपना क्या हुई? सब्जेक्ट हुई, और इसके बाद वर्ब आई, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। यहां पर हैप्पी कौन है? हैप्पी सपना है। तो सपना ही तो हैप्पी है और हैप्पी ही सपना है। तो सपना और हैप्पी दोनों कौन है? एक ही हैं, अलग अलग नहीं। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब एक बात और आपके बच्चों में, आप सभी के दिमाग में आ रही होगी, सर ये कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद क्यों आता है? आपको समझा दूं मैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद इसलिए आता है ताकि सेंटेंस का जो अर्थ है उसको कंप्लीट कर सके हम। ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर ये जो कॉम्प्लीमेंट शब्द है ये कंप्लीट से बना है। किससे बना है? कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, और इससे बना कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए यहां पर आता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं आपके सारे कमेंट्स चेक करता हूं बच्चों, सारे कमेंट चेक करता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट चेक नहीं करता हूं, सारे कमेंट्स देखता हूं। मुझे पता रहता है कि प्यारे बच्चे मुझे क्या क्या कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। और बच्चों इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए। यहां पर सीम्स वर्ब और यहां पर लगना, प्रतीत होना। सपना खुश लगती है तो हैप्पी क्या हुआ? एक कॉम्प्लीमेंट हुआ। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑब्जेक्ट के बारे में ही। बच्चों ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ाऊंगा? डबल ऑब्जेक्ट। और डबल ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सीधा और इनडायरेक्ट का मतलब घुमाकर। ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और ये जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा कहां आते हैं? वर्ब के बाद। कहां पर बच्चों? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद ही डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद डबल ऑब्जेक्ट नहीं आता, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैं आपको समझाता हूं कि सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ना एक सेंटेंस लिखेंगे हम और उससे इस पूरे डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ही गेव मी ए पेन। उसने मुझे एक पेन दिया। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारे पास ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। ये मेन वर्ब है क्योंकि इसका अर्थ है देना, और जब भी किसी हिंदी अर्थ में ना आएगा तो वो मेन वर्ब होगी। उसने दिया मुझको एक पेन। ना वर्ब के बाद क्या आता है बच्चों? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट तो ये है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों सेम होंगे, एक ही होंगे। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं इस समय। मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं?
दो ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के अंदर, एक तो मी और एक पेन। यहां पर मी जो है ना बच्चों, ये प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, आई मी या फिर माइन या माई सेल्फ, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और इनका परिवार। तो जो मी है ये प्रोनाउन है और जो पेन है ये एक नाउन है। आपको पता है इतना तो कि नाउन या प्रोनाउन ही क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। नहीं पता तो लिख लें, नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से डबल ऑब्जेक्ट कौन सा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं, इसका दो तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका सुन लीजिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सुन लीजिए ध्यान से, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा होता है कोई निर्जीव। क्या होता है बच्चों? निर्जीव। और जो इनडायरेक्ट होता है वो होता है कोई सजीव। अगर आपको एक सजीव और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट दिखाई दे वर्ब के बाद, समझ जाइए वहां पर डबल ऑब्जेक्ट आया है। क्या आया वहां पर? डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट पहचानने का मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब ही ऐसी होती हैं जिनके बाद डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है या डबल ऑब्जेक्ट आता है। उन वर्ब में से एक वर्ब है गिव, यानी गेव, उसकी सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ है देना। इस वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर आता है। यहां पर जो पेन है ये क्या है बच्चों? निर्जीव। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और यहां पे जो मी है, मुझे दिया, तो मी क्या हुआ? सजीव। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यहां पर मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है। एक और बात बता दूं बच्चों, जब भी डबल ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हो। यानी आप पहले लिख दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में लिख दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दो और बाद में लिख दो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डायरेक्ट बाद में इनडायरेक्ट, या पहले इनडायरेक्ट बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास दो तरीके हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के, इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे, यानी निर्जीव को, किसको? निर्जीव को पहले लिखोगे, अर्थात अगर निर्जीव पहले और सजीव बाद में, निर्जीव पहले और सजीव बाद में आएगा, तो आप जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे ये भी बता देता हूं आपको। आपको लगाना है या तो टू प्रीपोजिशन लगाना है या लगाना है फोर। बस ये दो ही प्रीपोजिशन आ सकते हैं, या तो टू या फिर फोर लगा सकते हो। मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं। अभी मैंने इनडायरेक्ट को पहले और डायरेक्ट को बाद में लिखा हुआ है। अभी हम यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट बाद में। दूसरा सेंटेंस इसी का ही गेव, उसने दिया, एक पेन टू मी, मुझे, उसने मुझे एक पेन दिया। दोनों का अर्थ सेम है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है इनके, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो आप। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों ना। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी वर्ब हैं, ऐसी वर्ब कौन कौन सी हैं जिनके बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान से देखिए, आप सभी वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें ना। ऐसी वर्ब जिसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। इनमें से सबसे पहली वर्ब लिखेंगे हम गिव। गिव का मतलब देना। दूसरी वर्ब है सेंड। सेंड का मतलब भेजना। और उसके बाद वर्ब है आस्क। आस्क का मतलब पूछना। और इसके बाद जो वर्ब है वो है लीव।
लीव का मतलब क्या होता है? लीव का अर्थ होता है छोड़ना। ध्यान रखिए, एक और वर्ब लिख रहा हूं, सेल। सेल का मतलब बेचना। ये कुछ वर्ब हैं जिनके बाद आप डबल ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं या फिर हम लगाते हैं। जैसे इनमें से एक वर्ब मैंने यहां पे लिख दी, गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव, जिसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आया। मैं आपको इनमें से एक सेंड वर्ब का भी एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। मैंने लिखा कि आई सेंट ए लेटर टू राम। मैंने राम को एक पत्र भेजा। सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट। मैंने भेजा, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये दोनों डबल ऑब्जेक्ट। इनमें से ये निर्जीव है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और ये सजीव है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए, जैसे ही मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट बाद में लिखा तो बीच में क्या आ गया? यहां पर टू प्रीपोजिशन। मैं चाहूं तो राम को पहले और ए लेटर को बाद में भी लिख सकता हूं, जैसे आई सेंट राम ए लेटर। कैसे भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार से आप लिखना चाहें उसी प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा ध्यान रखें, जो निर्जीव होगा वो होगा डायरेक्ट, और जो सजीव होगा वो होगा इनडायरेक्ट। इनका एक और तरीका बता रहा हूं मैं आपको, उसको भी आप लिख लो। नोटबुक निकालो, फटाफट लिखना शुरू करो। एक और शानदार तरीका कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानेंगे कैसे, लिखना शुरू करो। जो जाता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके पास जाता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जाने वाला डायरेक्ट, लेने वाला इनडायरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, यहां पर उसने मुझे पेन दिया तो क्या गया? यहां पर पेन, जाने वाला पेन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो लिया है मैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पे देखिए, मैंने एक पत्र भेजा राम को, क्या गया? पत्र गया, लेटर गया, तो वो क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके पास गया? राम के पास, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जाने वाला डायरेक्ट और जिसके पास जा रहा है वो इनडायरेक्ट। या तो ऐसे याद रखो या फिर सजीव और निर्जीव से याद रखो। वैसे तो मैं बता दूं आपको, सजीव और निर्जीव से याद रखना सिर्फ एक ट्रिक है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाया, जाने वाला और जिसके पास जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा लागू हुआ 100%। इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। मैं अब इन क्वेश्चंस को मिटाने वाला हूं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। एक डबल ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ना बच्चों, ऑब्जेक्ट आज हमने बहुत अच्छे से समझा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या कॉम्प्लीमेंट के भी कुछ प्रकार होते हैं क्या? सर आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हम कहीं से पढ़ के आए थे कि कॉम्प्लीमेंट के भी कुछ प्रकार हैं, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के भी प्रकार सिखाऊंगा। आप देखिए कितने प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट बच्चों दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दो प्रकार के। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वाला होगा और ऑब्जेक्ट? क्या मतलब है इनका, अभी आपको एक सेंटेंस से समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन, वो आदमी, इज, है, माई नेबर। एक सेंटेंस तो हमने ये लिखा। एक और सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, मैं लिखा आई एम सैड टुडे।
आज मैं सैड। द मैन इज माई नेबर, वो आदमी मेरा पड़ोसी है। एंड आई एम सैड टूडे, और आज मैं सैड हूं। नाउ यहां पर बच्चों मैंने दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के दिए हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं बताता हूं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह नाउन या प्रोनाउन होता है जो वर्ब के बाद आए और किसके लिए आए, सब्जेक्ट के लिए। जैसे यहां पे वर्ब के बाद क्या लिखा है, माई नेबर। ये जो पूरा माई नेबर है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। और इसका प्रयोग किसके लिए किया गया, द मैन के लिए, क्योंकि द मैन और मेरा पड़ोसी दोनों कौन है, एक ही है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब के बाद कुछ ऐसा लिखा हो जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो और दोनों एक ही हो। यहां पर माई नेबर और द मैन दोनों एक ही आदमी है, वही आदमी मेरा पड़ोसी वही आदमी है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हुए। तो इस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किसके लिए किया गया है, सब्जेक्ट के लिए, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ना यहां पर देखते हैं, आई एम सैड टुडे, मैं, ये सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गई एम, और यहां पे जो सैड है ये कॉम्प्लीमेंट है। और इन दो में से कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सैड कौन है, आई, यानी आई और सैड दोनों इस समय क्या है, एक ही व्यक्ति। मैं सैड हूं, तो मैं सैड हूं, सैड और मैं अलग अलग नहीं है, मैं हूं सैड। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट के लिए आए उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, देखिए ध्यान से। दे मेड मी चेयरमैन, दे मेड मी चेयरमैन, उन्होंने मुझे चेयरमैन बना दिया। दे क्या है, सब्जेक्ट, मेड क्या है, यहां पर वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको पता है प्रोनाउन है ये, और ऑब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। बनाने की क्रिया किस पर, मेड का मतलब बनाना, उन्होंने बनाया मुझको, तो बनाने की क्रिया किस पर हुई, मुझ पर। और क्या बना दिया मुझे, चेयरमैन बना दिया। तो यहां पे चेयरमैन का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए नहीं। सेंटेंस का मतलब समझो, उन्होंने बनाया मुझको चेयरमैन, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। तो यहां पे उन्होंने बनाया है चेयरमैन किसको, मुझे, और मैं क्या हूं इस समय, मी, ऑब्जेक्ट हूं। क्या हूं, ऑब्जेक्ट, तो मैं ही चेयरमैन हूं। तो यहां पे चेयरमैन एक नाउन है। क्या है बच्चों, नाउन। और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आती है तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है। सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाने वाला कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए किया जाने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लास्ट एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट के लिए। वी अपॉइंटेड राम प्रेसिडेंट, हमने राम को नियुक्त किया प्रेसिडेंट के रूप में। यहां पर जो हमने किया है नियुक्त, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। हमने नियुक्त किया किसको, राम को। राम ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। ये क्रिया हो गई, जिस पर क्रिया होती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नियुक्त करने की क्रिया किस पर हो रही है, राम पर, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। और क्या बना दिया उसको, प्रेसिडेंट बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। प्रेसिडेंट का यहां पे प्रेसिडेंट किसके लिए आया, राम के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये जो प्रेसिडेंट है नाउन है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे चेयरमैन और प्रेसिडेंट दोनों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर माई नेबर और सैड दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के लिए आने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के लिए आने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और अच्छे से इसको लिख लें। मैंने आज की क्लास में मैंने पढ़ाया आपको वर्ब के बारे में बताया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। फिर पढ़ाया मैंने, आज आपको एडवर्ब नहीं पढ़ा पाया मैं। एडवर्ब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बिल्कुल आपसे वादा है।
कुछ भी चीज छोड़ूंगा नहीं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे वो नेक्स्ट क्लास में ही क्यों ना पढ़ाऊं। आज पढ़ा हमने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आपको अच्छे से आज पहली बार आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों इसी तरह से आप पढ़ते रहे, मेरे शेर और शेरनियां लगे रहो, अपने हौसलों को डिगने मत देना और इसी तरह से पढ़ते रहना। इस बार एग्जाम को खत्म करके आना है, अच्छे से फाड़ के आना है और सिलेक्शन लेके आना है। हमें अपने माँ और पिता की आंखों में वो रोशनी, वो चमक देखनी है जिनकी उम्मीद वो कई वर्षों से लेके बैठे हैं। तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि अपने माता पिता के लिए आप उनके सपनों को और अपने खुद के सपनों को पूरा करेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं आज इस क्लास को फिनिश करता हूं। मैं पंकज शर्मा आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय।